अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हफीज़ रहमान पाकिस्तान जमहूरियत इत्तेहाद की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरी गुजारिश है आपसे, देखें हम ये नई पार्टी बना रहे हैं पाकिस्तान के लिए, और अल्लाह को हमारी नीयतों का पता है। और हम ये चाहते हैं कि हम एक ऐसी इदारा जाती पार्टी बनाएं जो अपने पाँव पे खड़ी हो, जिसमें कोई सियासी पॉलिटिकल इन्वेस्टर ना हो जो बाद में हमें इस्तेमाल करे और फिर हमसे फ़ायदे उठाए। नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते। तो उसमें अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए यूट्यूब चैनल भी हमारे लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट हमारे लिए रास्ता बन सकता है। और ये हमारी इस तरह आप कह लें कि ये हमारी लाइफ लाइन है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके आवर्स बढ़ाएं, अपने आगे दोस्तों को शामिल करें। ये पाकिस्तान जमहूरियत इत्तेहाद, रब्बुल इज़्ज़त की कसम, ये पाकिस्तान के लिए है। आप लोग धोखे खा चुके हैं, लेकिन अभी आप बिल्कुल धोखा नहीं खाएंगे। और धोखा देने की ज़रूरत क्या है आपको? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, अभी मैं अब ज़ाती ज़िंदगी के बारे में आपसे क्या बात करूं। आज जो बात मैं आपसे करने वाला हूं, जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना है, वो ही बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है, बड़ा अहम टॉपिक है। बल्कि ये ऐसा टॉपिक है कि जो वाकई हमारी शहरग है, जिसके बारे में कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। और वाकई कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। और आज हम कश्मीर के हवाले से आपसे बात करना चाहेंगे कि ये एक यूएनओ के एजेंडे में भी ये सबसे पुराना उनका इशू है। और हमें भी 75 साल से हम कश्मीर के साथ रह रहे हैं और ज़िंदा हैं, और यही हाल हिंदुस्तान का भी है। देखें, सबसे पहले हम सियाचिन पे चलते हैं। सियाचिन के बारे में आपको मैं 3 अहम बातें बताना चाहता हूँ। शायद आपकी जिन दोस्तों के इल्म में नहीं है, उनकी नॉलेज में इजाफा होगा। सियाचिन दुनिया की वाहिद जंग है, दुनिया की वाहिद जंग है जो दुनिया की तारीख में, दुनिया की वाहिद जंग जो दुनिया की तारीख में कभी इतनी बुलंदी पे नहीं लड़ी गई। जंगें हुई हैं, मैदानों में हुई है, पहाड़ों में हुई है, लेकिन इतनी ज़्यादा बुलंदी पे कभी भी नहीं लड़ी गई। नंबर 1। नंबर 2, ये दुनिया की तारीख की महंगी तरीन जंग है। कभी भी कोई जंग इतनी एक्सपेंसिव वॉर नहीं हुई जो सियाचिन में लड़ी जा रही है। और तीसरी दुख देने वाली बात है कि दुनिया के गरीब तरीन ममालिक आपस में लड़ रहे हैं। तो अच्छा, इससे बाद इसके साथ एक और बात भी आपको मैं कहना चाहता हूँ, अगर इजाज़त हो तो। साथ साथ चाय भी पियेंगे, आप भी पिए, मैं भी पीता हूँ चाय। देखिए, असले की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, $1 बिलियन की इंडस्ट्री है। जितने भी ये जो अमीर लोग मुल्क है ना, इनका मेन कारोबारी असला बेचना है। मतलब अगर आप मुझसे पूछे कि अमेरिका की सबसे बड़ा एक्सपोर्ट आइटम क्या है, तो वो असला है। अमेरिका की जो ट्रेड है, उसका जो एक्सपोर्ट करता है, डेट इज मिलिट्री इक्विपमेंट। इसी तरह आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को ले लें, इसी तरह फ्रांस को ले लें, इंग्लैंड को ले लें, आप रशिया को ले लें, चाइना को ले लें। इनका जो मेन एक्सपोर्ट आइटम है वो मिलिट्री इक्विपमेंट है। तो जब जंगें होंगी तो मिलिट्री इक्विपमेंट बिकेगा, जब तनाज़ात होंगे तो मिलिट्री इक्विपमेंट बिकेगा, जब सरहदों पे लड़ाइयाँ होंगी तो मिलिट्री इक्विपमेंट बिकेगा। तो मार्केट को भी तो पैदा करना है ना। मार्केटिंग करने के लिए, इस इक्विपमेंट की मार्केटिंग के लिए मार्केट का होना भी तो ज़रूरी है। और वो मार्केट कौन से मुल्क होते हैं? वो इंडिया जैसे मुल्क, वो पाकिस्तान जैसे मुल्क, वो इराक, ईरान, शाम, सऊदी अरब। यानी अगर आप इसमें जो जंग उठा के देख लें, जो मेन ब्लॉक जो है वो है
मुस्लिम वर्ल्ड का आपको नज़र आएगा। मुस्लिम वर्ल्ड जो है बेसिकली ये एक कंज्यूमर सोसाइटी बन गई है। ये डेवलप कंट्रीज़ के लिए जंग के हवाले से, उनकी खुराक के हवाले से, उनकी मशीनरी के हवाले से, हर हवाले से भी ये कंज्यूम करते हैं। हम कंज्यूम कर रहे हैं उनकी चीज़ें, वो और हम उनके लिए रॉ मटेरियल देते हैं और वो उस हमारी रॉ मटेरियल को लेके उसको रिफाइन करके उसकी एक प्रोडक्ट बनाकर वो हम पे ही बेच देते हैं। तो मैं आपसे एक बात कर रहा था सियाचिन के हवाले से कि इस तरह हुआ कि एक दफ़ा राजीव गांधी जो थे वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने स्वीडन से बोफोर्स तोपों का सौदा किया। तो लोकसभा में इस पर बड़ी बहस हुई, बड़ी लय दी हुई कि बोफोर्स तोपें जो थी बड़ी एक्सपेंसिव तोपें और इसका एक गोला जो है वो $1000 का है। और इस तोप की खसूसियत ये थी कि ये हाइट पे जो है तो अपना गोला फेंकता है। तो लोकसभा में बड़ी बहस हुई कि हमें इन तोपों की क्या ज़रूरत है, जो हमारे इंडिया के जो बॉर्डर्स पे एक तरफ चाइना है और एक तरफ पाकिस्तान है और इसके बॉर्डर्स पे सारे प्लेन लैंड है। मतलब इसकी इतनी यूटिलिटी नहीं थी कि इतनी एक्सपेंसिव ये बोफोर्स तोपें खरीदी जाती। लेकिन खैर वो राजीव गांधी ने स्वीडन से वो तोपें ले ली और फिर यही बोफोर्स तोपें इन्हीं के $1000 का एक गोला कारगिल में इस्तेमाल हुआ। यानी मार्केट किस तरह डेवलप की जाती है, इन इक्विपमेंट्स को खपाने के लिए कैसे मार्केट डेवलप की जाती है। शाह ईरान ने बेइंतहा जो ईरान की जितनी ऑयल प्रोडक्शन थी उसका ऑयल जो था तो उसकी दौलत से शाह ईरान ने अमेरिकी असला खरीदा। तो जब इनकलाब ईरान आया 7 साल सद्दाम हुसैन इराक की जानिब से लड़ता रहा ईरान के साथ और उसके साथ अरब ममालिक थे 7 years और 7 साल तक ईरान जो था उस असले को इस्तेमाल करता रहा। तो न सिर्फ ये पुराना असला निकालते हैं बल्कि जो नया असला है उसे भी बेचना होता है। जब पुराना निकलेगा तो नया आएगा। पाकिस्तान के F-16 की अगर आप कीमत निकालें तो 2 F-16 बराबर है हमारे पूरे हेल्थ बजट के, एक F-16 बराबर है हमारी एजुकेशन बजट के। और फिर इस फौज की तैयारी में, इस एयरफोर्स की तैयारी में सिर्फ इनकी जो एक हमारा फाइटर प्लेन जब उड़ता है और वो हज़ारों गैलन के हिसाब से वह पेट्रोल खर्च करता है। वो हमें बड़े रियलिस्टिक फैसले करने होंगे। हम 75 साल से हमने कश्मीर के स्टेटस को जिंदा रखा हुआ है, लेकिन हम कश्मीर के हवाले से आलम बरज़ख में है। यार लड़ना है तो लड़ लो बस। हिंदुस्तान को ख़त्म करना है ख़त्म करो, अपने आप को ख़त्म करना है ख़त्म कर दो, कहानी ख़त्म कर दो ना। नहीं लड़ना तो फिर मत लड़ो। न लड़ रहे हो और न लड़ाई ख़त्म कर रहे हो तो हो क्या रहा है। हमने उनकी 8 लाख जो आर्मी है उसको कश्मीर में बिजी रखा हुआ है, उन्होंने हमें बलूचिस्तान में बिजी रखा हुआ है, फिर वो अफगानिस्तान के हवाले से भी वो हमें बिजी रखते हैं, तालिबान की शक्ल में भी वो हमें बिजी रखते हैं। और हम जो है अगर हम इस हिंदुस्तान के मुकाबले में अगर हम देखें तो हम ज़्यादा नुकसान उठा रहे हैं। हमें गालियाँ भी सुनने को मिल रही हैं दुनिया से, हम दुनिया के सामने सफाइयाँ भी पेश कर रहे हैं, हम कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं, हम पैसों भी तबाह कर रहे हैं, हम जाने भी कुर्बान कर रहे हैं और फिर भी हम ही सफाइयाँ दे रहे हैं। हम ही ने फ्रंट लाइन पे आके कम्युनिज्म को ख़त्म किया, उसको शिकस्त दी। हम ही ने फ्रंट लाइन पे आके टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट की। और उसके बावजूद, ये सब कुछ करने के बावजूद हमने हासिल क्या किया। अच्छा, आपको एक और दिलचस्प बात बताऊं मैं। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में हमेशा जो हमले हुए हैं वो उसके शुमाल से हुए हैं।
जहां पे पाकिस्तान है, जहां हम हैं। सिकंदर आजम तक यहां से आया है। सिर्फ एक दफा समंदर के जरिए, वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी आई है, बाकायदा आर्मी नहीं आई, और मोहम्मद बिन कासिम आया था, अगर आपको जो जहां तक मुझे हिस्ट्री याद पड़ रही है। लेकिन मैक्सिमम फोर्सेस जो आई हैं, जो यहां से आई हैं, वो शुमाल से आई हैं, बाय लैंड आई हैं वो, और शुमाल में हम बैठे, और अब हम हिंदुस्तान को बचा रहे हैं। हम उसे कम्युनिज्म से बचा रहे हैं, हम उसे टेररिज्म से बचा रहे हैं, और वो हमसे दुश्मनी कर रहे हैं। हम उसकी जंग लड़ रहे हैं, हम उसकी लड़ाइयां लड़ रहे हैं, और इसकी बजाय कि हम उसकी जंग लड़ते हुए उसे कम्युनिस्ट से बचा के रख रहे हैं, उसकी जमहूरियत को हमने कम्युनिज्म से बचा के रखा, उसके शहरों को हमने तालिबान से बचा के रखा हुआ है। बम धमाके हमारे मुल्क में हो रहे हैं, ठीक है, और हम उसको सेव कर रहे हैं, और वो भी हमें मार रहा है। तो कश्मीर के हवाले से हमारी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, पाकिस्तान जमहूरी इत्तेहाद क्या कहना चाहता है? देखिए, हम मुस्तकबिल की पार्टी हैं, हम पाकिस्तान का फ्यूचर है। हम जो बात करेंगे, हम फ्यूचर को सामने रख के करेंगे। हम जो सोच रहे हैं वो इंशाअल्लाह ताला आप कल सोचेंगे, आज नहीं सोचेंगे, आप कल सोचेंगे। और यही एक अच्छी पार्टी की निशानी होती है, एक अच्छी लीडरशिप की निशानी होती है कि वो आज सोचे, उसके फॉलोअर्स वो कल सोच रहे हो। हम ये समझते हैं कि जो वाजपेयी साहब की जो तजवीज़ थी, जब वो वज़ीर आज़म थे इंडिया के, और जब वो पाकिस्तान आए, तो उन्होंने एक तजवीज़ दी थी, और उन्होंने कहा था कि हम सरहदों को खोल देते हैं। बेहतरीन तजवीज़ थी ये उनकी। लेकिन हमारे पास एक और प्लेटफॉर्म भी है, ये तजवीज़ भी बेहतरीन तजवीज़ है, हम इसको सपोर्ट करते हैं, और वो है सार्क। जो ज़ियाउर रहमान, जब वो बांग्लादेश के जो सदर थे, उन्होंने ये तजवीज़ दी थी कि हम सार्क को ओपन करते हैं, हम सार्क के प्लेटफॉर्म को लेकर आए। सार्क इस वक्त पैरालाइज्ड हो चुका है, माजूर हो चुका है कश्मीर की वजह से। तो जो वाजपेयी साहब की तजवीज़ जो थी वो ये थी कि सरहदों को खोल देते हैं, कि ना कश्मीर हमारा, और ना कश्मीर आपका, और ना कश्मीर हमारा। हम सार्क को ले आते हैं, बल्कि हम ये तजवीज़ देंगे कि हम इसमें अफगानिस्तान को भी शामिल करते हैं, हम इसको ब्रॉड कर देते हैं, हम इसमें ईरान को भी ले आते हैं, और हम इसमें टर्की को भी ले आते हैं। यानी यूरोप के बॉर्डर तक, अगर हम ये पूरा साउथ ईस्ट एशिया को यूरोप के बॉर्डर तक ले जाएं, ईरान, अफगानिस्तान, ईरान और टर्की, तो आप सोचें कि ये खिता इतना रिच है, इतना रिच खिता है कि हमारे किसी बंदे को नौकरी करने के लिए कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। हिंदुस्तानी भी बाहर जाकर लोगों के वॉशरूम धोते हैं, और पेट्रोल पंपों पे काम कर रहे हैं, और नौकरियां कर रहे हैं, और हम भी ये काम पाकिस्तानी भी कर रहे हैं, बंगाली भी कर रहे हैं, नेपाली भी कर रहे हैं। तो अगर हिंदुस्तान चाहिए कहे भी कि जी मेरे पास तो $1 बिलियन है, भैया आप बाहर जाके कमा रहे हो ना। मैं दौलतमंद उस मुल्क को कहूँगा, या उस मुल्क को समझेंगे कि जो अपने घर में बैठ के रोटी खा रहा हो, अच्छी रोटी खा रहा हो, सुकून चैन की रोटी खाए। हमें इस पर कोई फख्र महसूस नहीं करना चाहिए कि हम कहेंगे ओ जी हमारे इतने पाकिस्तानी बाहर चले गए और वो हमारे लिए बाहर से पैसे रेमिटेंस भिजवा रहे हैं। नहीं, ये कोई प्राउड फील करने की बात तो नहीं है। जब अमेरिका 1775 में, जबकि वो अपने इंतहाई गुर्बत की हालत में भी, आपने सुना था कि अमेरिकियों ने आके यहाँ हिंदुस्तान में, जबकि हिंदुस्तान का उस GDP जो था वो दुनिया का 25% था, तो क्या यहाँ अमेरिकी आके काम करते थे, नौकरियां करते थे? क्या अंग्रेज आके यहाँ नौकरियां करते थे? क्या यूरोप से लोग आकर यहाँ नौकरियां करते थे? जब बंगाल में नवाब सिराजुद्दौला की गवर्नमेंट जब थी, हुकूमत थी, तो दैट वाज द रिचेस्ट अमीर तरीन इलाका दुनिया का, और उस तक GDP जो थी 25% थी। तो क्या ये लोग आके हमारे यहाँ नौकरियां नहीं करते थे? अपने मुल्क को बना रहे थे, अपने यहाँ आज़ादी की जंगें लड़ रहे थे, अपने यहाँ डेमोक्रेसी को इम्प्रूव कर रहे थे,
अपने इंस्टीट्यूशंस बना रहे थे, अपने इंस्टीट्यूशंस को डेवलप कर रहे थे। तो मेरे दोस्तों, हमें भी ऐसे बोल्ड स्टेप लेने पड़ेंगे। मैंने हमेशा आपसे कहा है, कौमें वही आगे बढ़ती हैं कि जो नामुमकिन फैसले करती हैं। तो अब हम ये चाहते हैं कि इस खिते में अमन आए। हमारे खिते में क्या नहीं है? हमारे खिते में सियाहत है, हमारे पास तिजारत है। मैं आपको एक छोटी सी एक और मिसाल देना चाहता हूँ। देखिए, अभी रिसेंटली हमारे यहाँ एक मूवी बनी है, द लेजेंड ऑफ मौला जट। ये तकरीबन 40-45 करोड़ की एक फिल्म बनी, पाकिस्तान की हिस्ट्री की कहा जाता है कि महंगी तरीन फिल्म बनी, और इसको बिलाल लाशारी ने डायरेक्ट किया। और इसमें टीवी आर्टिस्ट है, मतलब हम, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री तो हमारी ख़त्म हो चुकी है। और उस फिल्म ने जो तकरीबन इस वक्त 250 करोड़ के करीब जा रही है, और दुनिया में उसने दुनिया में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, यूरोप में इंडियन फिल्मों को उसने मारा है। इवन हॉलीवुड की मूवीज को मारा है उसने। जितना बिजनेस इसने किया, जितने टाइम में, एक कैलकुलेट करते हैं कि जी इतने टाइम में उस फिल्म में कितना बिजनेस किया और मौला जट ने कितना बिजनेस किया, तो कहते हैं मौला जट का बिजनेस उससे बेहतर है। तो अब आप खुद सोचें, अभी हिंदुस्तान में वो इसको इजाज़त नहीं मिली रिलीज होने की। हिंदुस्तान में तकरीबन 5000 स्क्रीन्स हैं। स्क्रीन्स मतलब सिनेमा स्क्रीन 5000। तो अगर ये फिल्म हिंदुस्तान में भी रिलीज होती है तो ये कितना ज़्यादा बिजनेस करेगी। और फिर उसके बाद मेरा ख्याल है चाइना में अब लेकिन वहाँ तो इजाज़त नहीं मिली, तो चाइना में अब रिलीज़ कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी ट्रेड के लिए, देखिए, पाकिस्तान जमहूरी इत्तेहाद अपने हम आपके लिए, अपने लिए, पाकिस्तान कौम के लिए मईशत के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। आज की दुनिया में ताकतवर वो है कि जो भीख नहीं मांग रहा, जो अपना खा रहा है। खुदी की जो बात है ना, जो अपना खाता है, जिसके हाथ में कासा नहीं है, कासा एक गदाई नहीं है, कशकोल नहीं है जिसके हाथ में। तो अगर हम हिंदुस्तान की मार्केट को कैप्चर करते हैं तो हमारे पास इतना टैलेंट है, हमारी इंडस्ट्रीज चल पड़ेंगी, हमारी फैक्ट्रियां चलने लगेंगी, हम फायदे में रहेंगे उनसे। उनको इतनी बड़ी मार्केट नहीं मिल रही, उनको 20 करोड़ बंदों की मार्केट मिल रही है, हमें 1.25 अरब की मार्केट मिल रही है, फिर हमें बांग्लादेश की मार्केट मिल रही है, फिर हमें नेपाल की मार्केट मिल रही है। क्योंकि ये मुल्क जितने जो हैं, बांग्लादेश, नेपाल, ये सारे प्रो इंडियन मुल्क हैं। सार्क में तो हमारे साथ कोई भी नहीं खड़ा, सार्क में तो हम अकेले हैं, तनहा हैं। मालदीव भी उनके साथ है, अगर थोड़ा सा चलो मुस्लिम होने की वजह से वो हमारे साथ है, तो लेकिन वो उस तरह नहीं है झुकाव उसका हमारी तरफ। तो इस तरह जितने ये मुल्क अगर आप ले लें, ये इंडिया के साथ हैं, और ये सारी मार्केट हमारे पास आ जाएगी। और जब सरहदें नहीं होंगी तो भाई किस बात की लड़ाई है? फिर कश्मीर तो ये भी ऐन मुमकिन हो सकता है कि कल को कश्मीरी ये कहेंगे जी हम अपनी स्टेट बनाते हैं, और हम इंडिया के साथ बैठ कर ये कहेंगे जी बस ठीक है, इनको बनाने दें। लेकिन ये लड़ाई झगड़े से नहीं होने वाला, ये मसला हल होने वाला नहीं है, हरगिज़ हल होने वाला नहीं है। इसलिए इसकी बजाय कि हम वो इन सुपर पावर्स के लिए एक कंज्यूमर सोसाइटी बने, इनके लिए मैदान जंग बने, ये अपने असले हम पे बेचें, हमारे गरीब हम लोग भूखे रहें, पॉवर्टी की लाइन से हम नीचे रहें, हमारे नौजवान जाके इनके मुल्कों में इनके वॉशरूम धोएं, इनके पेट्रोल पंप चलाएं, हमारी औरतें इनकी जगहों पे जाके इनकी काम करें इनके, वो तो यही चाहते हैं। हम नहीं चाहते, पाकिस्तान जमहूरी इत्तेहाद ये नहीं चाहता। तो हमारी कश्मीर पॉलिसी से अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी क्या पॉलिसी है। हम अगर बरसे इक़्तिदार आएंगे, और इंशाअल्लाह ताला हम आएंगे, क्योंकि हम आपका कल है, कल तो आएगा आपकी ज़िंदगी में। और मेरी आपसे फिर एक दरख्वास्त है, आए हमें ज्वाइन करें, हमारे साथ खड़े हों। हम हर बात में क्लियर हैं, हमारे पास हर चीज़ की पॉलिसी है, हमारे पास एजुकेशन, हमारे पास हेल्थ, हमारे पास ट्रेड। हम नए विजन्स पे बिलीव करने वाले लोग हैं, हम नए रास्तों पे चलने वाले लोग हैं। हम कन्वेंशनल लोग, वो रवायती सियासतदान नहीं है, हम रवायत शिकन हैं। हम नई रवायतें कायम करने वाले लोग हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जहां भी रहें खुश रहें और आबाद रहें। थैंक यू वेरी मच।